Yes, friends, I'm Anuj. I hope you are doing well. Today I'm going to discuss the fundamental rights. फर्स्ट सेशन हमने ले लिया था कल एंड ये आपका सेकेंड वीडियो जा रहा है जो कि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है और आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के अन्य जो पार्ट्स हैं उनको यहाँ पे विजुलाइज करेंगे। तो सबसे पहले आज अपन देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। सर ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो पार्ट 3 में हमने फंडामेंटल राइट बेटा बदतमीजी नहीं यहाँ पर देखना चालू कर दो। पार्ट 3 में मैंने फंडामेंटल राइट बताए थे, कल मैंने समझा दिया था, फिर मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। अगेन मैं वो चीज़ों को रिपीट कर दे रहा हूँ। दैट्स व्हाई यू शुड अंडरस्टैंड, बिकॉज तुम कल लोग आए नहीं थे, तुम बहुत सारे लोग, तो तुम में से तो आज हम इसको क्या करते हैं, रिपीट कर दे रहे हैं। तो पार्ट 3 में अपन क्या रखते हैं, फंडामेंटल राइट्स को रखते हैं, ये आपको याद रखना है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, ठीक, आर्टिकल 12 to 35, ठीक, borrowed from the Constitution of the USA, है ना, influenced by the Magna Carta UK। आपको मैंने बताया था मैग्ना कार्टा ऑफ यूके 1815, राजा जॉन क्या था, सबसे पहले क्या करता है, जॉन था, राजा जॉन क्या करता है, लोगों को कुछ राइट्स देता है, सामंतों को कुछ राइट्स देता है, वहीं से आपके राइट्स देने का कॉन्सेप्ट चालू हुआ। इसलिए ये इन्फ्लुएंस था और इसी जो राजा जॉन का जो घोषणा पत्र था, जो अनाउंसमेंट लेटर था, जिसमें उसने अपने सामंतों को कुछ राइट्स दिए थे, उस राजा जॉन 15 याद रखना 1815 का जो राजा जॉन का जो आपका क्या है आपका, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बेसिकली हम लोग फंडामेंटल राइट का एक रिटन फॉर्म में मान लेते हैं। तो वही हमने यहाँ पे बताया आपको कि मैग्ना कार्टा ऑफ यूके से इंस्पायर्ड था, लेकिन हमने लिया कहाँ था, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट्स सेक्रेड है, नॉट एब्सोल्यूट, मतलब फंडामेंटल राइट जो है वो सेक्रेड है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। राइट ऑफ कर दो। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ये याद रखना है, दे आर नॉट टुगेदर, दे आर नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है ना। फिर क्या लिखा है, सैक्रोसैंक्ट एंड नेचर इन द सब्जेक्ट टू चेंज। यहां मत समझना, तो यहां समझना मत, तुम मैं जो कह रहा हूं उसको समझ लो, देख लो कि फंडामेंटल राइट जो है वो क्या है, सेक्रेड बट नॉट एब्सोल्यूट, कंप्लीट एब्सोल्यूट नहीं है। कहीं पर जैसे आपने कहा कि हमें राइट टू वॉक है इन ऑल ओवर वर्ल्ड, आर्टिकल 21 कहता है कि यू कैन फ्रीली मूव एनी कंट्री। आर्टिकल 21 कहता है, आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज डी कहता है यू शुड वॉन्डर्ड इन ऑल ओवर इंडिया। लेकिन रिस्ट्रिक्शन भी तो है, रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है? तो जो रिस्ट्रिक्शन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंप्लीटली एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्णतया कंप्लीटली एब्सोल्यूट नहीं है, कहीं कहीं उसमें रिस्ट्रिक्शन भी है। ये बात आपको याद आ गई। अब देखो इधर, देखो अब इधर पहले समझ लो फिर लिखना, दे आर नॉट परमानेंट, सैक्रोसैंक्ट नेचर इन सब्जेक्ट टू चेंज। यार परमानेंट नहीं है, आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज होते चले आ रहे हैं, बहुत सारे चेंज हुए हैं, है ना। जैसे आर्टिकल 21 में हमने 21A जोड़ दिया, तो हमने क्या कर दिया, राइट टू एजुकेशन कर दिया। इधर देख, यानी फंडामेंटल राइट में भी चेंज होते हैं, ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है नेचर में कि हाँ इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव होता रहता है। फिर कह रहा है कि दे आर जस्टिसिएबल, इनफोर्सेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम 3 चीजें देखेंगे, देखो हम 3 चीजें देखेंगे, जब इसलिए हम क्या देखेंगे मेरे बच्चे, हम 3 चीजें देखेंगे मेरे बच्चे। यहाँ पे देखो लल्लू लाल, क्या देखो, देयर आर 3 थिंग्स, ऑन कर दो उसको। देयर आर 3 थिंग्स, कौन कौन सी 3 चीजें हैं? एक है फंडामेंटल राइट्स, एक है फंडामेंटल ड्यूटीज, एक है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो फंडामेंटल राइट्स जो कहते हैं ये आपके क्या है, बोलो, ये नेचर में क्या है, जस्टिसिएबल है इन नेचर, और आपने इसको क्या कहा, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। ये भी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल क्या मतलब हुआ इसका? अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन करता है, उसको कोई कैप्चराइज करता है, आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनता है कोई, तो आप कहां जा सकते हो, एचसी जा सकते हो, एससी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो अपनी, कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है या उनको कैप्चराइज किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता
तो उसको आप पनिश नहीं कर सकते, आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। दैट वाज द क्या नॉन जस्टिसिएबल है। जैसे 10 टोटल हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। हम कहते हैं कि रिस्पेक्ट आवर एंसेस्टर्स, ये फंडामेंटल राइट है। हाँ, अपने पूर्वजों की क्या करो, रिस्पेक्ट करो, और आप नहीं कर रहे हो तो आपको पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप उनकी वो भी नहीं करोगे, क्या उनको क्रिटिसाइज नहीं करोगे, आप मतलब कुछ भी उल्लू जरूर उनके बारे में नहीं बोलोगे, ये भी बात याद रखनी है। महात्मा गांधी को कुछ भी बोल दे रहे हो, ये भी आपके पास राइट नहीं है। लेकिन हाँ, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो ये नहीं कि आपको आपके प्रति कोई फंडामेंटल, अभी जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ चट्टोपाध्याय आपने देखा होगा, जो आपका वंदे मातरम गीत है, तो अगर कोई नहीं गा रहा है तो उस पर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि हाँ आपको गाना ही पड़ेगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ये मनुष्य के कर्तव्य होते हैं कि वो उनको फुलफिल करे। अगर नहीं कर रहा है तो आप उस पर बैन या उनको पनिश नहीं कर सकते, जस्टिसेबल नहीं है, वो कोर्ट में नहीं जा सकते। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, स्टेट पॉलिसी होती है, देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्य अगर चाहे तो मनरेगा चालू करे, ना चाहे तो ना चालू करे। मनरेगा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो आपका चला सकती है मनरेगा, नहीं चलाए तो ना चलाए, है ना। तो कहने का मतलब मेरे समझ लो, हम ये कह रहे हैं कि भाई कि ये राज्य की ड्यूटी है, राज्य करे ना करे आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये मनुष्य की ड्यूटी है, आप करो ना करो कोई कोर्ट नहीं जा सकता। तो एफआर जो है अगर आपके ये छीने जाते हैं, जैसे बच्चों को अधिकार होता है 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रंस को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगर उनको ना एजुकेशन दी जाए, उनको उसके एवज में काम करवाया जाए उनसे, तो कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं। तो क्या हो गया, जस्टिसिएबल हो गए। तो नॉन जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबल समझ में आ गई बात? चलो अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पर देखो बेटा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है यहाँ पे, वो ये है कि फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू इक्वलिटी एट 14 to 18 हमने कल ही बताया था। राइट टू फ्रीडम ये क्या था बोलो, ये आपका 19 से 22। और थर्ड वाले जो आपके फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, 23। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24। अब आप देखो आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो फिर अगला तुम्हारा जो क्या है, जो आपका है अगला क्या है बोलो क्लास, अगला है आपका 3 और 4 और 5। तो 3 में देखो क्या लिखा हुआ है, 3 में तो हो गया राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, यानी ये 23 से 24 ये याद कर लो, मैं सुनूंगा, इधर देख रहे हो तुमसे कह रहा हूं मैं, फिर इधर कान पकड़ोगे तुम। 4 में देखो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 से 30 के बीच में। और आपका जो 6 नंबर है हाँ वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, और ये आपका आर्टिकल 32 में आता है, ठीक। तो वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। लाइक यहाँ पर अगर आप देखो तो आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का कॉन्सेप्ट दिया गया है। यहाँ तो बात समझ आ गई कि नहीं? yes, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ना वो यहाँ पर दी गई हैं, ये बात याद रखो। अब देखो सर बात यह है कि हमारे पास पहले कितने टोटल फंडामेंटल राइट थे, 7 थे। एक फंडामेंटल राइट हटाया गया है, एंड दैट वाज द, देखिए 7 मूल थे और एक प्रेजेंट में अभी हटा दिया गया, माइनस कर दिया गया, अब 6 बचे हमारे पास। तो जो हटाया गया है मिस्टर तरुण, वो क्या है मिस्टर तरुण यादव, क्या है देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, आर्टिकल 32 क्या रेमेडीज है, लेकिन देखो रिमूव्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, यानी कि 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हमने एक आर्टिकल हटा दिया है, एक फंडामेंटल राइट हटा दिया, दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी। अब इसको क्या बना दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है। किस आर्टिकल में रखा गया है, 300A में रखा गया है। ये बात आपसे एग्जाम में पूछा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये कल हमने डिस्कस किए थे चीजें, ये पॉइंट नोट कर लो, ये एग्जाम में आता है। टोटल 7 थे, अभी 6 बचे हैं, एक हट गया है, एक और घटा है, राइट टू प्रॉपर्टी घटा है, और आप लिख नहीं रहे। आखिर आप क्या चाहते हैं कि मैं आऊं और आपको पीटूं तब आप लिखोगे? तो लिखो, लिखो बेटा, लिख लो, वरना खामोखा भी पिट जाओगे। डन? तेजी से करो।
अब देखो स्टेट क्या क्या इंक्लूड करता है, देखो डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं हम लोग। आर्टिकल 12 में कल हमने करी थी, डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करी थी कि नहीं की थी बताओ। तो स्टेट में क्या क्या आता है दिव्यराज, क्या क्या आता है स्टेट में? देखो इधर स्टेट देखो क्या आता है, पार्लियामेंट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, और स्टेट के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट आती है जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर होता है। स्टेट गवर्नमेंट के बाद देखो लोकल अथॉरिटीज आती हैं, अथॉरिटीज के बाद आर्टिकल 13 आ जाता है। तो आर्टिकल 13 में क्या क्या देखो लिखा है, आर्टिकल 13 में लिखा है द लॉज रूल्स दैट एग्जिस्टेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन and the laws rules made offer the constitution by the parliament or state, ठीक है, और state legislature as well as ordinance issued by the president governor all are the subject to the protection of fundamental rights। तो कोई भी नियम कानून ऐसा राज्य नहीं बना सकता है जो ओवरराइड करेगा किसको, फंडामेंटल राइट को। ये हमने कल बताया था। The state should not make any law which is not accordance with the constitution। यानी स्टेट कोई ऐसा नियम कानून नहीं बना सकता है जो कि क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा। इफ एनी लॉ वायलेट्स द इंटरफियर, क्या करेगा, इंटरफियर्स विद द फंडामेंटल राइट्स। कोई भी लॉ ऐसा बन जाता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करे, अगर स्टेट भी बना रहा है देन दैट शैल बी बिकम वाइड एंड नल। ये आपको मैंने कल बताया था, उसको वायलेशन से हटा देंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था केशवानंद भारती केस 1973 का। वहां पे कहा गया था कि कोई ऐसा लॉ स्टेट या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती है जो ओवरराइड करे किसको, फंडामेंटल राइट्स को। और ये आर्टिकल आपका कहता है 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखो, इधर 14 नंबर में हम फिर से एक बार रिपीट कर देना है, हम इसको रिपीट कर देना है पूरा फिर से कि ताकि आपको चीजें एकदम समझ में आ जाए। केशवानंद भारती केस है, लिख लो 1973 का। और ये केशवानंद भारती केस में कहा गया था जजमेंट में कि कोई भी ऐसा लॉ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी जो कि ओवरराइड करेगा फंडामेंटल राइट को। ठीक, ये बात आपको याद है, खाली सुप्रीम कोर्ट वाले, हाँ वही चीज। ठीक है, बात समझ आ गई। चलो अब देखो यहाँ पे अब अगला जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 हमने कल पढ़ा दिया था, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इसको फिर से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये मेरे नोट्स हैं बने हुए हैंड से, और इनको हमने एआई से कन्वर्ट कर लिया है। तो वही नोट्स हैं, उन्हीं को हम सोच रहे हैं आपको अपने नोट्स के थ्रू भी चीजें बता दें ताकि आपको अच्छे से आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो आपका क्या लिखा है, आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब देख रहे हो, नो वन अबव द लॉ, लॉ इज सुप्रीम। कोई भी व्यक्ति विशेष लॉ से अबव नहीं होगा। लॉ क्या है, सुप्रीम है अपने आप में। Adopted from the Constitution of Britain, हमने लॉ ऑफ या इक्वलिटी बिफोर लॉ कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। फिर कह रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल ट्रीटमेंट, सिमिलर सिचुएशन एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट सिचुएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ द रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ये बात याद रखना, यूएसए से हमने अडॉप्ट किया है। हमने कहा हम इक्वल प्रोटेक्शन देंगे लॉज का, कहीं कहीं हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, कहीं कहीं सिमिलर सिचुएशन में इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, कहीं पर डिफरेंट देंगे। डिफरेंट कहां देंगे, जैसे मान लो एक व्यक्ति है ये, इसका नाम है मिस्टर तरुण, और एक हो आप, मान लो आपका नाम है दिव्य, और ये एक है मिस्टर अर्णव। मान लो ये एक पैर से लंगड़े हैं, ये एक हाथ से मतलब लूले हैं, और ये जो है बिल्कुल इनके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बताओ, तीनों लोगों को एक तरह से इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगा? नहीं होगा ना। तो किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे, उसको फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसको क्या करोगे, असिस्ट करेगी ना गवर्नमेंट। तो वही चीज है कि लॉ तो सबके लिए सिंपल बने हैं, सेम बने हैं, सिमिलर सिचुएशन में सिमिलर लॉस लगेंगे, लेकिन कभी कभी हम डिफरेंट तरीके से भी ट्रीटमेंट देंगे अगर व्यक्ति कहीं से प्रॉब्लम में है तो। ठीक, तो उसी को हमने क्या कहा, क्लासिफिकेशन कर देंगे, रीजनेबल क्लासिफिकेशन हम कर देंगे। हाँ, यूएसए से कॉन्सेप्ट दिया गया। तो देखो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यूएसए, इक्वलिटी बिफोर लॉ फ्रॉम ब्रिटेन। ये अंतर समझ लेना, मैं पूछूंगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज फ्रॉम यूएसए, इक्वलिटी बिफोर लॉ फ्रॉम ब्रिटेन, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। आर्टिकल 15 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, देखो आर्टिकल 15 कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ द
डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड क्रीड। ये हमने आपको कल ही बताया था। कितने प्रकार से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते? 2, 3, 4, 5 और 5। प्लेस ऑफ बर्थ, किसी के जन्म क्या था, मान लो कोई बिहार में पैदा हुआ है, बिहारी भी अब उसको आप क्षेत्रवाद नहीं कहोगे कि बिहार में पैदा तो उसके अलग तरीके ट्रीटमेंट करेंगे, यूपी में पैदा हुआ अलग तरीके से उसको ट्रीट करेंगे, केरल से आए तो अलग ट्रीट नहीं, सबको एक समान। आपको बर्थ के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं सकते, कास्ट जाति के आधार पर नहीं कर सकते, रेस किसी की उसके आधार पर नहीं, रिलीजन के आधार पर नहीं, सेक्स के आधार पर, और बर्थ ऑफ प्लेस के आधार। तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, तो ये 5 ऑप्शन दे देगा, पांचों को आपको लगाना है। आर्टिकल 15 का 1 का सब क्लॉज 1, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, राज्य भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि भैया कांवड़िया कावड़ लेके जा रहे हो तो तुमको फूल बरसाए जा रहे हैं, और जब तुम जो है चल्लुम या मुहर्रम मना रहे हो तो तुम्हारे ऊपर कोड़े चल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? सबको सेम ट्रीटमेंट देगा स्टेट, है ना? तो ऐसा नहीं कि एक ही धर्म को प्रमोट करे, सारे धर्मों को प्रमोट करेगा। देखो यहाँ पे अगर हम देखें आर्टिकल 15 का 2 सब क्लॉज क्या करे, प्राइवेट इंडिविजुअल कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, तो प्राइवेट इंडिविजुअल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किए जा सकते हैं। प्राइवेट में भी अगर कोई काम कर रहा है तो उसके प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन भाव नहीं लाओगे आप, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो लिखा है नो डिस्क्रिमिनेशन इन प्लेस, शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, वेल्स, रोड्स, रिवर्स, घाट्स। कोई घाट पर पानी भरने जा रहा है, आपने कहा नहीं फला कम्युनिटी से पानी नहीं भरेगा, उसको पट्टों से मारा, तो तुमको संविधान मारेगा पट्टों से। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, डिस्क्रिमिनेट कर दिया लोगों को। बेल है, कुआं है, रोड है, जो ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए है, उसमें आप किसी को बैन नहीं कर सकते। सही, बैठ जाओ। नहीं भाई, सही नहीं बैठो, पैर एक पास रखो, चलो नहीं चाहिए फालतू। आर्टिकल 16 देखो, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी मैटर्स पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे कोई भी जॉब आई, कोई मान लो कोई फॉर्म आया, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हाँ, कुछ को हम स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे, अगर वो किसी तरीके से वो बैकवर्ड है तो उनको हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन आर्टिकल 16 ये कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको हम अपॉर्चुनिटी देंगे, अवसर देंगे। इसीलिए जब कोई वैकेंसी आएगी तो आपका बाकायदा क्या होता है, न्यूज़पेपर में निकाला जाता है कि फला वैकेंसी है, इसके लिए आप लोग अपना फॉर्म वगैरह फिल कर दो, ठीक है? तो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स एंड बर्थ ऑफ प्लेस, रेजिडेंस और डिसेंट, इसके आधार पर भी आपसे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। 16 की बात करता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है तो सबको वेलफेयर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है, क्या, रिजर्वेशन जॉब्स फॉर द SC, ST एंड OBC, इनको रिजर्वेशन दिया जाता है ऑन द बेस ऑफ क्या, बोलो सर, रिजर्वेशन दिया आर्टिकल 16 का 4। ये दिया जाता है SC, ST, OBC को। अभी हम आपको पढ़ाएंगे 16 का सब क्लॉज 6 जो EWS देता है, सुदामा कोटा 10%, है ना? देखो यहाँ पे क्या लिखा, बालाजी VS स्टेट मैसूर केस क्या है, देवदासन VS यूनियन ऑफ इंडिया केस, इंदिरा साहनी केस है 1993 का, जो कि OBC के आरक्षण से संबंधित है। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि इंदिरा साहनी जो केस है विच इज रिलेटेड टू, तो आपको बताना है OBC रिजर्वेशन को लेकर के बात करता है, 27% कोटे की बात करता है। फिर 1979 में मंडल कमीशन आया, और ये सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था। रिजर्वेशन OBC को दिलाया किसने, VP सिंह सरकार ने दिलाया। तो VP सिंह जो कि एक जो है अपर क्लास से आते हैं, वो OBC के आरक्षण के लिए फाइट किए हैं, सोचो। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह इनका नाम है, और इन्होंने OBC जो है रिजर्वेशन बिल पास करवाया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां तक आप नोट कर लो इस पॉइंट, ठीक है? तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहे? बाद वाला कोई काम होता नहीं बेटा हमारे यहाँ जो होता है वो सब सामने होता है, बाद वाला कोई काम रखते नहीं बेटा, बाद वाला काम हम कोई रखते नहीं। तो बाद वाला काम तुम क्यों रख रहे हो भाई? चलो यहाँ तक डन, बोलो यहाँ तक डन हुआ? अब आगे देखो, अपन आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आएंगे आर्टिकल नंबर 18। 17 देखो छूट गया है, मैं आपको 17 के बारे में बड़ा सा बता दूं। आर्टिकल 17 कहता है, नोट कर लो, आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट है।
यहाँ तक हम लोग कल पहुंच गए थे। अब आर्टिकल 17 से हमको पढ़ाना था। आर्टिकल 17 क्या कहता है स्टूडेंट, नोट कर लो। आर्टिकल 17 कहता है क्या, बोलो क्लास। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी क्या, छुआछूत का अंत होना चाहिए, यानी कोई भी व्यक्ति आपसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेस ऑफ बर्थ, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ क्रीड। लेकिन इसमें कास्टिज्म होता है लोगों, जैसे जातिवाद करता है, कोई कहेगा कि भाई ये लोअर कास्ट से आता है तो इसको हम पानी नहीं देंगे अपने बर्तन में, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेस ऑफ, तो एबोलिशन कर दो अनटचेबिलिटी को, छुआछूत का अंत, यही होता है। अब आर्टिकल आता है आपका नेक्स्ट 18, डालो एबोलिशन ऑफ टाइटल। कोई भी जैसे पहले क्या होता था, बड़े बड़े जो जमींदार थे, लैंड लॉर्ड थे, वो क्या अपने आगे लगाते थे, लॉर्ड लगा देते थे, कभी कभी अपने नाम के आगे वो लोग है ना ये लगाते थे। तो ये टाइटल हटा दिया, जैसे राजा महाराजा धीराज है ना, सूर्यवंशी, चंद्र प्रताप सिंह, ये सब आगे उल्लू नहीं लगाओगे, पिटा जाओगे, क्या होगा, ये सब नहीं लगा सकते। महाराजा एंड ऑल का टाइटल नहीं लगा सकते। हाँ, अगर आपको कोई ऑनर मिला है, स्टेट से अवार्ड मिला है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, भारत रत्न, तो आप उसके आगे लगा सकते हो। बाकी टाइटल्स का क्या हो चुका है, अंत हो चुका है आर्टिकल 18 के थ्रू, ठीक है। बात आगे समझे कि नहीं, आगे बताओ। Yes, sir. राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे शाम, ठीक है। इसके आगे तुम लोग नोट कर लो, इसके आगे हम पढ़ा करते हैं, ठीक है। आज इतना रखते हैं बेटा। अब देखिए हमने यहाँ तक कल पढ़ लिया था, फिर से मैंने रिवाइज कर दिया है अपने नोट्स के थ्रू, जो चीजें बची थी यहाँ पे हमने डिस्कशन कर ली, ठीक है। तो हम फंडामेंटल राइट्स को शाम को पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शाम को मिलते हैं। थैंक्स एंड वॉचिंग।